नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूं। वैसे जब वो आएँगे स्क्रीन पर तो मुझे परिचय देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उनके विचारों को सुनते हैं, अलग-अलग टीवी चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया मंचों पर भी और उनकी सेवाएँ बहुत लंबी रही हैं, बहुत उत्कृष्ट रही हैं। तिलक देवाशर सर पाकिस्तान पर 4 पुस्तकें लिख चुके हैं। इसके अलावा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के लिए भी वो कई पुस्तकों का संपादन कर चुके हैं। 2014 में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय से विशेष सचिव के पद से वो सेवानिवृत्त हुए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में वो सदस्य रहे। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सलाहकार हैं और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में एमेरिट्स रिसोर्स फैकल्टी और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फेलो हैं, विशिष्ट फेलो हैं। और ख़ास तौर से अपने करियर के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और विदेशों में सेवाएं दी हैं। वह सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर, ख़ास तौर से भारत के जो पड़ोसी हैं, उनसे जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञ हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सीधे तिलक सर से जुड़ लेते हैं और आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इस समय जो सड़कों पर हम देख रहे हैं, ये तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का तांडव, ज़रा इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेनली फ़ोकस करेंगे चर्चा को अफ़गानिस्तान पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री इस समय नई दिल्ली में हैं। और एक घटना और हुई है, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल में एयर स्ट्राइक की है। तो ये एयर स्ट्राइक क्यों की है और वो भी ऐसे समय जब अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में हैं अपनी 7 दिन की भारत यात्रा के पड़ाव पर। तो सीधे जुड़ लेते हैं तिलक सर के साथ। तिलक साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने फिर मुझे बुलाया। अच्छा लगता है आपसे बात करके। सर, ये अहोभाग्य है और जब-जब आप जुड़ते हैं तो बहुत कुछ दे कर के जाते हैं। आपके पास ज्ञान का भंडार है, अनुभव है। तो सर, सीधे हम आ जाते हैं चर्चा पर। 15 अगस्त 2021 को जब काबुल पर तालिबान ने एक तरीके से कब्जा किया था, तो पाकिस्तान में तो जश्न जैसा माहौल था उस समय और ये माना जा रहा था कि अब तो बस भारत की खैर ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो वहाँ सरकार थी, उसके कार्यकाल में भारत ने मदद का बहुत बड़ा हाथ वहाँ बढ़ाया था और बहुत सारे प्रोजेक्ट में हमारा जो पैसा है वो लगा हुआ था और केवल पैसे की बात भी नहीं है। अफ़गानिस्तान और भारत के रिलेशन जो हैं वो एक अलग लेवल पर ही काम करते रहे हैं हमेशा। पाकिस्तान बीच-बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहा, उसको रणनीतिक साझेदार बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाद में हमने देखा 2023 आते-आते तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की पूरी तरह ठन गई थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने उसका टूल बनने से इनकार कर दिया था। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि जब उनके विदेश मंत्री दिल्ली में हैं, तो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है काबुल में और इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इस समय अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। तो ये स्थितियाँ कैसे निर्मित हो रही हैं सर? ये बड़ी दिलचस्प बात है। 20 साल के लिए पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की और मदद इससे नहीं की क्योंकि उनको कोई ख़ास मोहब्बत थी तालिबान से, बट वो समझता था कि इसके जो 3 सबसे बड़े सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तालिबान जब काबुल में आएगी वो उनको टेक केयर कर लेगा, उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी बड़ी बढ़ जाएगी। क्या थे वो 3 मुद्दे? एक, भारत निकल जाएगा काबुल से।
तालिबान भारत को आने नहीं देंगे और वो निकल जाएगा। दूसरा, तालिबान डोरेंट लाइन को मान लेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री है। और तीसरा, तालिबान टीटीपी जो है उसको ठिकाने लगा देगी। तो इसलिए उनको बड़ी जश्न हुआ। इमरान खान ने बोला भी कि तालिबान है ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। पता नहीं क्या उसका मतलब था, मगर 6 महीने के अंदर जितने भी ये तीनों मुद्दे थे नहीं हो पाए। भारत वापस चला गया काबुल और तालिबान के नियंत्रण पे। तो हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी उनको, तो एक टेक्निकल ऑफिस भी खोला। दूसरा, तालिबान ने साफ मना कर दिया कि हम डोरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, साइन नहीं करते, ये तो भाइयों को डिवाइड करता है, तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। और तीसरा, उन्होंने कहा कि हम टीटीपी के खिलाफ तो एक्शन ले ही नहीं सकते, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने हमारी मदद की। और जो उनका खास एक कोड होता है पश्तून वली, उसके तहत आप, जिसने आपकी मदद की है, जिस पे आप इंडेटेड हैं, आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। तालिबान ने कहा हम नहीं कर सकते, हम आपकी पीस एग्रीमेंट करा सकते हैं, पीस नेगोशिएशन, आप इनसे खुद बात कर लीजिए और सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, हमें क्यों कहते हैं आप। तो तीनों के तीनों जो मेन कंसर्न्स थे पाकिस्तान के, वो फेल हो गए। और अब ये नौबत आ गई है, जैसे आपने कहा, परसों एयर स्ट्राइक्स की। इसके पहले भी 2022 में और 2024 में पाकिस्तान ने इस तरह की स्ट्राइक्स की हैं बॉर्डरिंग एरियाज में। बट ये पहला टाइम है जब उन्होंने काबुल में जाके इस तरह की, या तो एयर स्ट्राइक्स है या ड्रोन स्ट्राइक्स है, जो भी कुछ है, कहते हैं कि उन्होंने वो टीटीपी का जो लीडर है नूर वली मसूद, उसकी खोज में थे, बट वो तो मिला नहीं। मगर ये इस तरह की बात, अब जैसे जो स्टेटमेंट आई है तालिबान की, उन्होंने इसके बाद सख्त कंडेमनेशन की है। कोई भी करेगा, आप किसी के टेरिटरी में घुसकर उनके सिविलियंस को आप टारगेट करें, कौन एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से इनके रिलेशनशिप इतने डिटीरियोरेट हो गए। एक वो जमाना था जहाँ फैज हमीद वो चाय पीते होते कह रहे थे कि चाय बहुत अच्छी है काबुल में 2021 में, और ये कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमारा ये तो ये दुश्मन है, ये बिल्कुल इंसान एहसान फरामोश लोग हैं, इतने सालों से हमने उनको यहाँ रखा और ये कोई नारा भी नहीं लगाएगा अब पाकिस्तान के हक में। तो ये बड़ा चेंज है। ये टेंशन इतनी बढ़ी क्यों है? क्योंकि जैसा आपने भी कहा, उस समय मुझे याद है इमरान खान प्रधानमंत्री थे और वो उन्होंने तो ये भी बयान दिए थे कि काबुल से लेकर के और पेशावर तक अब पूरी तरीके से जो है वो एकदम जैसे शांति का कॉरिडोर बन जाएगा। और यही वो इलाका है जहाँ पर टीटीपी जो है वो अपना काम करती है। और पूरा जो है वो तो डोरंड लाइन को भी जो है मानने को तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशंस कैसे आई? क्योंकि जब ये सब हुआ था सर, तो पाकिस्तान का एक मिलिट्री का उच्च अधिकारी काबुल एयरपोर्ट पर देखा गया था और ये माना जा रहा था कि साहब अब पाकिस्तान एक तरीके से टेक ओवर करेगा अफगानिस्तान को। तो ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था, नादानी थी, या अफगानियों के बारे में, तालिबानियों के बारे में उनको ठीक-ठीक अंदाजा नहीं था? तीनों, जी, एक तो जो पाकिस्तानी पंजाबी है वो अफगानों को, पश्तूनों को समझता है कि ये लोग अनएजुकेटेड हैं, इनको कुछ मालूम है नहीं, कि हमारे तरह से सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं है, तो इनको हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, तालिबान ने कहा हम टीटीपी को ठिकाने नहीं लगा सकते। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी खुद 4 साल से कोशिश कर रही है, उसके पहले भी, और ये पिछले 4 साल में बड़ी कोशिश की है उसने कि वो टीटीपी को टारगेट करके कर पाए। फेल हो गई, बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। इतनी बुरी तरह से फेल हुई है कि टीटीपी अब धड़ाधड़ घूम रहे हैं। और देखा होगा आपने पिछले 8-10 दिनों में, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक 2 मेजर, एक इनकाउंटर में 11 सोल्जर्स और एक पे और में 11,
तो इस तरह की कैजुअलिटी जो टीटीपी उस पे पाकिस्तान आर्मी को चुन चुन के मार रही है और ये इनसे डील नहीं हो रहा। और टीटीपी का जो कहना है, उनके भी जो मुद्दे हैं वो आसान मुद्दे नहीं है। टॉक्स हुई थी पर वो सीज फायर फेल हो गया। वो चाहते हैं कि जो फाटा का एरिया था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, जो खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया था, कि ये मर्जर को आप तोड़ें, उनको बहाल करें फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस आप हमारे जिम्मे करें। जी जी, है तो वो रिलीजियस फोर्स जो शरिया नाफिज करना चाहते हैं, बट वो पश्तून नेशनलिस्ट भी हैं। वो चाहते हैं कि जो पश्तून एरियाज हैं उस पे पश्तूनों का कंट्रोल और पश्तूनों की गवर्नेंस हो। पाकिस्तान नहीं मान सकती इन चीजों को, तो इसलिए उनके रिश्ते इतने खराब हो गए। और पाकिस्तान क्योंकि खुद टैकल नहीं कर सकता, तो उससे सारा ब्लेम तालिबान पे लगा दिया कि आप इन्हें पनाह दे रहे हैं, आप इन्हें शेल्टर दे रहे हैं, आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए धनाधन घूम रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने इंडिया का भी बीच में कर दिया। अब कह रही है टीटीपी ये इंडिया की, तो क्या कहते हैं ना, फितना अल खारजी, ये इंडिया सपोर्टेड है। तो कहीं भी अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रही कि हम नाकाम हो गए। बट या अफगानिस्तान को बुलाओ या इंडिया को जिम्मेवार, और सारे दुनिया में कोई भी इंसिडेंट होता है, फितना अल खारजी इंडिया सपोर्टेड, ये उनका मौकफ है। सर, क्या टर्निंग पॉइंट वो था जब इन्होंने लाखों की संख्या में जो अफगान शरणार्थी थे उनको जबरन खदेड़ा था अपनी सीमा से अफगानिस्तान की तरफ, या उससे पहले से ही रिश्ते खराब होने शुरू हो चुके थे? उससे पहले ही, क्योंकि ये जो उन्होंने शरणार्थियों को फोर्सिबली वापस भेजा, ये एक तरीका था तालिबान पे प्रेशर लगाने का कि अगर आप टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो जितने आपके रिफ्यूजीज यहाँ पर हैं, हम उनको वापस भेज रहे हैं। तो रिश्ते खराब होने लगे थे उसके पहले, ये रिएक्शन था। पहले उन्होंने जैसे कराची पोर्ट बंद कर दिया। अब अफगानिस्तान क्योंकि लैंडलॉक्ड है, उसके लिए सिर्फ कराची पोर्ट एक आउटलेट है ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वो उन्होंने उसको हर्डल्स क्रिएट कर दी, टैक्सेस ज्यादा लगा दिए, और जो उनका बॉर्डर ट्रेडिंग पोस्ट है तुरखम, चमन, वहां पे भी उनको ट्रक्स को आने जाने नहीं दिया। तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स थे तालिबान पे, क्योंकि रिश्ते ऑलरेडी खराब हो चुके थे, क्योंकि टीटीपी को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा, टीटीपी की एक जो अमेरिकन जब गए तो उन्होंने बहुत अपनी वेपनरी अफगानिस्तान में छोड़ दी थी, जी हाँ, और जी हाँ। क्योंकि टीटीपी ने तालिबान की सपोर्ट की थी, तो उनके हिस्से का जो था वाले गनीमत, जो उनके हिस्से का वेपन्स थे, अब उनके पास भी जितनी सोफिस्टिकेटेड आर्म वेपन्स पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, तालिबान के पास उतने ही या उससे भी बेहतर हैं। स्नाइपर राइफल्स इनके पास है, थर्मल इमेजिंग इनके पास है। तो अब ये पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल मैच कर रहे हैं। हाँ, इनके पास आर्टिलरी नहीं है या एयरक्राफ्ट नहीं है, बट उसके अलावा स्मॉल आर्म्स में और माउंटेन्स में जिस तरह की बैटल्स होती हैं, उनके पास उतनी ही वेपनरी है। तो इसलिए वो पाकिस्तान आर्मी को बहुत बहुत चोट पहुंचा रहे हैं। और और सर, कई एरियाज तो नो गो एरियाज हो गए, पाकिस्तान आर्मी वहां जा ही नहीं सकती। और ये जो शुक्रवार की सुबह एक तरीके से सॉइल पर ही अटैक किया गया है, किसी की आत्मा पर, किसी की गैरत पर आप अटैक करेंगे तो वो चुप तो बैठेगा नहीं। और पाकिस्तानी मीडिया में तो ये दावा भी किया गया कि जो टीटीपी का चीफ है नूर वली महमूद, उसको ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि बाद में उसका ऑडियो एक सामने आया महमूद, और उसने कहा कि मैं तो, महसूद महसूद हाँ महसूद, बोला मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो क्या तालिबान खामोश होकर के बैठेगा पाकिस्तान के इस अटैक के बाद? नहीं, मगर वो चुनकर, सही वक्त पे चुनकर अटैक करेगा। वो जल्दबाजी में अटैक नहीं करेगा। जो एक ग्रुप जो 20 साल से लड़ा है अमेरिका और नेटो से, दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर, 20 साल लड़ा है, और 20 साल के बाद उसने उनको भगा दिया है। वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेगा। उसी पश्तूनों में एक बड़ी फेमस कहावत है
एक पश्तून ने अपना बदला लिया 100 साल के बाद जी। और कहा कि मैंने बहुत जल्दी ले लिया। तो पश्तूनों में ये जो बदले की आग होती है, ये सुलगती रहती है पुश्त दर पुश्त। तो पाकिस्तान को इसका भुगतान कभी ना कभी देना पड़ेगा। ये जो जो भी कर रहे हैं ना, वो समझते हैं कि हमारे पास एयरफोर्स है, हम कुछ भी जाके कर लेंगे। मगर इसका जो उनको खामियाजा जो भी कुछ है, वो देना पड़ेगा और तालिबान चुन-चुन के भी बदला लेंगे। सर, एक बात दर्शक समझना चाहेंगे, एक दौर था 1998 का, वो तालिबान अलग था, ये तालिबान अलग है और ऐसी स्थितियाँ जब एक विमान को अपहृत करके वहाँ ले जाया गया और भारत सरकार के हाथ बंधे हुए थे, उस समय तालिबान बिल्कुल भारत के साथ नहीं थे और एक बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी और उसकी बदनामी अभी तक भी हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन आज का तालिबान भारत पर भरोसा करता है, ये बदलाव कैसे हुआ है? सी उस टाइम जो तालिबान 1.0 था, वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं थे। उन्होंने कभी हुकूमत नहीं सँभाली थी। वो जानते नहीं थे एंड दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान कहता था ये करो, वो करते थे क्योंकि उनके पास खुद का तजुर्बा नहीं था, टेक्नीशियंस नहीं थे, लोग नहीं थे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलानी है। और पाकिस्तान का तो यही था कि भई हिंदुस्तान को मारो। तो जो डायरेक्शंस पाकिस्तान ने दिए और उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो था, उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया। अच्छा 20 साल की लड़ाई के बाद इसमें तालिबान को बहुत एक्सपीरियंस मिल गया है। वो इतने अब मुल्कों के साथ उनके डायरेक्ट रिलेशंस हैं, उनके डिप्लोमैट्स दुनिया घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको पता चल गया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उनको पता चल गया कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, किस तरह रिश्ते बनाने हैं, किस तरह रिश्ते मेंटेन करने हैं। तो ये एटीट्यूड उनका मैं उनके इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, जो उनकी विचारधारा है, आइडियोलॉजिकल विचारधारा है, वो जो पहले थी वो तो अभी भी है। मगर जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे हैं, गवर्नेंस के मुद्दे हैं, इन पे अब बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस आ गया है और कॉन्फिडेंस आ गया। अब जिस तरह आपने देखा होगा टेलीविज़न पे, जिस तरह इनके फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्ताकी बात कर रहे थे, जिस तरह वो क्वेश्चंस के जवाब दे रहे थे, शोज़ कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी कि अब ये दे हैव कम ऑफ एज। सो हाँ, वो आईसी 814 का एक उस टाइम का एक वक़्त था और आज का वक़्त है जब फॉरेन मिनिस्टर खुद चल के इंडिया आया हुआ है बातचीत करने के लिए। तो बहुत फ़र्क हो गया और ये एक बात और दर्शाता है कि दुनिया में कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं है। रिश्ते बदलते रहते हैं, फ्लूइड सिचुएशन रहती है और जो कामयाब मुल्क वो होते हैं, जो बदलती सिचुएशन में अपनी डिप्लोमेसी को कायम रख सकें और कायम रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है नेशनल इंटरेस्ट। आपका कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। सही बात। एक टाइम पे कौन समझ सकते थे कि तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर खुद चल के हिंदुस्तान आएगा? तो यही है कि और नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात होती है। कोई अब हमारे जो रिश्ते दूसरी जगहों का लीडर्स के साथ भी जिस तरह से अब डेवलप हुए हैं, वो तो साफ ज़ाहिर है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात है, कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है। तिलक सर, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आप आ गए। ये क्या वॉशिंगटन को भी नई दिल्ली का एक संकेत और संदेश है? पाकिस्तान की तो सुलग गई है पूरी तरीके से। जैसे इनके बयान आए हैं, ये तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है और गद्दार है, एहसान फरामोश है। हाँ, मतलब पाकिस्तान में कैसे-कैसे लोग बैठे हैं वो तो समझ में आ गया। एक तरफ ये हैं, बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, बहुत जल्दी वोकल हो जाते हैं और दूसरों के कपड़े लत्ते उतारने को तैयार अपने भी। वॉशिंगटन अभी चुप है, लेकिन क्या नई दिल्ली ने वॉशिंगटन को भी एक संदेश और संकेत भेजा है? आई थिंक उनको भी संकेत मिलेगा कि जिस तरह से वो निकले थे अफ़गानिस्तान से 2021 में, 20 साल लड़ने के बाद पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स वहाँ खर्चने के बाद
तालिबान बैक इनटू पावर, तालिबान को इन्होंने निकाला था तो तालिबान वापस आ गए। तो अमेरिका को ये जो उनकी जो ईगो, जो प्राइड है उनका, वो बुरी तरह से हर्ट हुआ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बगराम चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मुझे बगराम चाहिए, हमने ऐसे ही उनको वापस दे दिया। वो तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस था। और इंडिया ने वो मॉस्को फॉर्मेट में एक बाकी सबके साथ मिलकर ये कहा कि रीजन के लिए अच्छा नहीं है कि बाहर से कोई आए और यहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सेटअप करे। तो एक तरह से रीजनल कोऑर्डिनेशन और रीजनल कंसेंसस डेवलप हुआ है मॉस्को में कि अफगानिस्तान को प्रेशर नहीं करना चाहिए कि वो फॉरेन बेसिस किसी और मुल्क को दे। तो ये मैसेज तो डेफिनेटली यूएस चला गया होगा कि इंडिया ने भी ये लाइन ली है कि हमारा बगराम में वापस आना। और वैसे भी देखो कितनी, मुझे तो लगता है कि अब कैसे जा सकता है यूएसए बगराम में, या तो लड़कर, दैट मीन्स वो फिर जो 20 साल इतने पैसे और लोगों को, उसके सोल्जर्स को उन्होंने मरवाया था, वो अब फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि तालिबान ने तो खास मना कर दिया कि अब सवाल ही नहीं पैदा होता। या आप पॉलिटिकली रिकग्नाइज करें तालिबान को और डिप्लोमेटिकली उनसे पास कोई आप मुद्दा लेकर जाएं, हमें अलाउ करें। तो ये मैसेज वॉशिंगटन को जरूर गया कि इंडिया भी हमारे बगराम में आने के लिए अग्रीबल नहीं है। एक मैसेज है। अच्छा, दूसरा मैसेज जो यूएसए ने प्रेशर पॉइंट किया है तालिबान पर और एक तरफ से इंडिया पर भी, कि चाबहार पोर्ट ईरान का जो है उसमें जो परमिशन दी गई थी इंडिया को कि सैंक्शंस के बावजूद आप वहां पर काम कर सकते हैं, वो उन्होंने, अमेरिका ने वापस ले ली है। तो इसका मतलब अब अफगानिस्तान फिर से कराची पोर्ट पर निर्भर है। चाबहार पोर्ट का एडवांटेज ये था कि उसको दूसरा आउटलेट मिल जाए, कराची पर ना डिपेंड होकर वो उसको चाबहार मिल जाता है। और इंडिया के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि हमारा लैंड लिंक तो ब्लॉक्ड है पाकिस्तान की वजह से। तो चाबहार हमें अलाउ करता था कि हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करें वहां से, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया और आगे चल के यूरोप में। तो प्रेशर इंडिया पर भी है और खास तौर पे अफगानिस्तान पे कि हम आपको एक एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं अलाउ करेंगे। हालांकि उनका टारगेट है ईरान, कि ईरान के पास पैसे न आए, बट इन द प्रोसेस ये उन्होंने हमको भी चोट पहुंचाई है और अफगानिस्तान को भी चोट पहुंचाई है। तो मेरे ख्याल ये सब करने के बाद अमेरिका तो ये तो एक्सपेक्ट करता होगा कि भी इंडिया भी कुछ ना कुछ रिएक्शन तो दिखाएगा ही। जी तो जी। ये मैसेज भी यूएसए को चला गया है कि हम इंडिया को लाइटली नहीं ले सकते, वी कैन नॉट हर्ट इंडिया। उनके नेशनल इंटरेस्ट को अगर आप चोट पहुंचाओगे तो वो भी किसी ना किसी तरह से रिएक्ट करेंगे। सर ये बताइए, हालांकि आपने अभी संकेत दे दिया कि ईरान को नियंत्रित करने के लिए या जो भी ऑपरेशनल उनकी प्लानिंग होगी उसको अंजाम देने के लिए शायद वो अफगानिस्तान में पाँव रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो वो पाँव रख ही चुके हैं और पाकिस्तान में जो कुछ इस समय चल रहा है सड़कों पे वो भी हम देख रहे हैं। पर अफगानिस्तान रणनीतिक तौर पर क्या अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि वो फिर से बगराम एयरबेस को वापस लेना चाहता है? सिर्फ बगराम एयरबेस जो अमेरिका ने 20 साल में उसको डेवलप किया ना, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी जो लोकेशन है, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि 100 मील की दूरी पर चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, हालांकि ये सही बात नहीं है। 100 मील तक उसकी जो चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बहुत दूर है, बट फिर भी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी बगराम की, यूरेशिया के लिए, सेंट्रल एशिया, चाइना, रशिया, ईरान, तो इस तरह का महत्वपूर्ण एयरबेस पाकिस्तान में शायद नहीं है। पाकिस्तान के और स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं बट इस तरह का एयरबेस नहीं। और पाकिस्तान के लिए एक किस्म से, ट्रम्प के लिए एक किस्म की विक्ट्री होगी कि देखो बाइडेन तो हार के भाग के चला गया था, अब मैं वापस ले आया हूं टू रिस्टोर अमेरिकन प्रेस्टीज। तो ये भी उसके द बैक ऑफ द माइंड ये है। तो उनके लिए मुझे लगता है कि बगराम का एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हालांकि उनके अब अरे पाकिस्तान में भी छोटे छोटे एयरबेस, क्योंकि वहां चाइना बैठा है,
तो चाइना वो पूछेगा पाकिस्तान से, अरे भाई हम 20-24 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं तुम में, और तुमने जाके बेस यूएसए को दे दिया। तो पाकिस्तान को ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या ओपनली यूएसए को वो बेस दे सकते हैं चाइना के होते हुए। अच्छा, अफगानिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है, बट अफगानिस्तान में अफगानों की खुद की जो प्राइड है और उनका जो फॉरेनर्स के खिलाफ एटीट्यूड है, वो अलाउ नहीं करेगा। और अगर कोई तालिबान अलाउ भी करता है ना, मेरे ख्याल से तालिबान टूट जाएगा, क्योंकि इनकी जो बहुत सारे जो नीचे लोकल फील्ड कमांडर्स हैं और जो उनके सोल्जर्स हैं, वो ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तिलक सर, इस समय जो ये टीएलपी का तांडव हो रहा है मौलाना साद रिजवी के नेतृत्व में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है या अमेरिका को मैसेज भेजा जा रहा है यहाँ से भी? नहीं, नहीं, ये तो देखिए, पाकिस्तान ने गलती क्या की, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की डील बाकी जो अरब ममालिक थे, हमास था, इज़राइल था, उन्होंने उसके बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं की कि शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया कि हम इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान इसमें हमारे हमारे साथ शुरू से है। तो मैसेज जो लोगों को गया, ये 70 साल हमारे लोगों को पट्टी पढ़ाएं कि सारा मुद्दा पैलेस्टाइन का है, पाकिस्तान पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, पैलेस्टाइन पाकिस्तान इज़राइल के खिलाफ है, और सडनली आपको पता चले कि आप तो अमेरिका के साथ शुरू से हैं ये डील करने के लिए, और इस डील में बाद में से पता चला कि पैलेस्टाइन को क्या मिलने वाला है। अब पैलेस्टाइन ने खुद नहीं इसके बारे में कुछ कहा, बाकी अरब ममालिक ने भी कुछ सॉरी बाकी अरब कंट्रीज ने भी कुछ नहीं कहा, और आप शेर बन के पहले आ गए। तो इसका जो मैसेज पाकिस्तान में गया ना, वो बहुत बुरा था। और उसमें कि ये भी र्यूमर चलने लग गए कि पाकिस्तान ने तो बस इजराइल को तस्लीम कर लिया। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में बड़ा क्लैरिफाइड किया था कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकता जब तक पैलेस्टाइन की अपनी स्टेट ना हो। अच्छा, इसमें तो स्टेट की कोई ऐसी बात है ही नहीं। तो तहरीक-ए-लबैक ने ये बोला कि ये तो अच्छा मौका है, हम भी फोर फ्रंट पर आए, फ्रंट फुट पर आए। तब उन्होंने ये मार्च की कि हम ये यूएस एम्बेसी की तरफ मार्च करते हैं। और उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जितने भी बरेलवी वहाँ के जो वो हैं, श्राइन्स हैं, दरगाह हैं, टीएलपी का स्ट्रेंथ वहां से आती है। तो एट अ मोमेंट्स नोटिस वो तो लाखों लोगों कलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 60-65% ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान वो बरेलवी है। देवबंदी ज्यादा अग्रेसिव है, मगर पॉपुलेशन वाइज कम है। तो ये पहुंच गया, अब इस्लामाबाद रेड एरिया में हम घेराव करेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आपको याद होगा कुछ साल पहले भी वो फैजाबाद चौक पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की थी, और पूरा ट्रैफिक पैरालाइज कर दिया था इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच। बाद में आर्मी के 2 स्टार जनरल को जाना पड़ा, और सबको हजार रुपए दिए। टीवी पर आया था कि भाई साहब प्लीज आप लोग वापस जाए। तो वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, और पिछली इलेक्शंस में 2018 इलेक्शंस में दे इमर्ज एज द 5th लार्जेस्ट पार्टी। 22 लाख वोट उनको मिले, फर्स्ट टाइम वो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, और खास तौर पे पंजाब में। तो ये बड़ी कुव्वत है, और इसको लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है ये ऊपरली लेवल आर्मी कर रही है, आसम नहीं कर रहा है। नेशनल असेंबली में कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, बाकी फोरम्स में कोई डिस्कशन नहीं, जैसे थिंक टैंक्स में है, डिबेट हो और एक कंसेंसस बनाया जाए लोगों में। 70 साल से अब लोगों को एक चूरन खिला रहे हैं, सडनली यू गो अगेंस्ट दैट, तो बिल्कुल। नेचुरली लोगों के लिए भी डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अब जब अब हो रहा है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, ये इसी का रिपरकशन है। सर, वापस दिल्ली लौटते हैं। ये जो मुत्तकी का दिल्ली का दौरा है,
ये खाली वो जो एम्बुलेंस दिखाई दे रही हैं, उनकी चाबी जयशंकर साहब सौंप रहे हैं, केवल उनकी डिलीवरी लेने के लिए तो नहीं आए होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि असली मकसद क्या है इस यात्रा का? इसी असली मकसद 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सिग्नल देना दुनिया को और ख़ास तौर पे अपने लोगों को कि इंडिया हमें अब एक्सेप्ट करता है। क्योंकि इंडिया और अफ़गानिस्तान के बहुत पुराने लिंक्स हैं, सिविलाइज़ेशनल लिंक्स हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है और जितना पीपल टू पीपल में हमने इंडिया ने काम किया है, जब इस्लामिक रिपब्लिक था, $3 बिलियन की इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है। स्कूल्स हों, पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, सलमा डैम हो, हॉस्पिटल्स हों, तो लोगों के मन में बहुत गुडविल है इंडिया के बारे में। उसको वो रिवाइव करने के लिए, क्योंकि जब तालिबान आए तो वीज़ाज़ का एक मुद्दा हुआ था। तो उसको रिवाइव करने के लिए, सिग्नल देने के लिए मुताक़ी साहब आए थे। दूसरा जयशंकर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही ड्यूरिंग टॉक्स। ही सेड वी आर कंटिगुअस। कंटिगुअस का मतलब होता है 2 मुल्क जबकि बाउंड्री मिलती है, देन दे बिकम कंटिगुअस। तो जयशंकर साहब कह रहे थे ये बीच में जो गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का इलाका आ गया है, अदरवाइज तो वी आर डायरेक्ट नेबर्स। तो उन्होंने तो डायरेक्ट ही कह दिया कि वी आर कंटिगुअस नेबर्स। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया हुआ है। और तीसरी बात आई थिंक मुताक़ी साहब ने इन हिज कन्वर्सेशन वुड हैव उन्होंने बात की होगी कि जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो पाकिस्तान जो इंडिया कर रहा था और जो प्रोजेक्ट्स जो छूट गए हैं, उनको आप कंप्लीट कीजिए और प्रोजेक्ट्स आप शुरू कीजिए क्योंकि हमारी ज़रूरत है। फिर ट्रेड के बारे में उन्होंने ये बाघा का ज़िक्र किया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम है, उसपे अफ़गानिस्तान पिसा जा रहा है। पहले हमारे ट्रक्स आते थे, अब उसको रिज़ॉल्व करिए टू हेल्प अस इन आवर कॉरिडोर्स। हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, कई चीज़ें हैं जो हम भेजना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल इन सब्सटैंटिव चीज़ों पर ट्रेड है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। फिर उन्होंने ये भी मेरे ख्याल मुद्दा रेज़ किया होगा कि उनकी जो एम्बेसी है इधर और जो काउंसलेट है हैदराबाद और मुंबई में, उनपे स्टाफ अब ज़्यादा अलाउ करें कि वो अपने काम कर सके। तो ये कॉशियस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है और ये फर्स्ट पॉलिटिकल फेस टू फेस मीटिंग है 2021 के बाद। पहले ऑफिशियल लेवल पर हुई है बायलैटरल मीटिंग, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी मिले थे मुत्तकी को दुबई में, जयशंकर साहब की टेलीफोन पे बात हुई है, बट फेस टू फेस ये फर्स्ट मीटिंग है। सो आई जी, थिंक दिस जी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर देन ही इज गोइंग अराउंड वो देवबंद गए हैं। देवबंद उनका एक आल्मा माटर है क्योंकि वहां भी सारे देवबंदी हैं और यहीं से पढ़े, यहीं का सिलेबस है, तो बहुत मान रखते हैं दारुल उलूम देवबंद को। तो आई थिंक मैं सब रिस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट। सर, एक एक मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या अघोषित रूप से हमने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है? देखिए, मान्यता देना डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक स्पेसिफिक स्टेप होता है। वो मान्यता आज के दिन तारीख में सिर्फ रशिया ने दी है। सिर्फ रशिया ने रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने अपने एम्बेसडर्स एक्सचेंज किए हैं। बाकी कंट्रीज इंगेजमेंट कर रहे हैं शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन। सो प्रैक्टिकल तौर पे जो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, सब लोग उसको गार्ड कर रहे हैं बाय पोस्टिंग इनवॉइस देयर who are practically engaging to them on issues of daily concern. तो मान्यता होगी वो मेरे ख्याल इंडिया, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये फैसला करेगी कि हाँ अब तालिबान को मान्यता दे सकते हैं, इंडिया अपने आप से नहीं करेगी। आम तौर पर होता ये है कि किसी देश का विदेश मंत्री आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश करता है। अभी एहतियात बरता गया है
केवल विदेश मंत्री लेवल की ही टॉक्स हुई हैं, बातचीत हुई हैं? इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी तो वो 19 तारीख तक है मेरे ख्याल, काफी देर तक है वो। 7 दिन की यात्रा पर हैं। जी। 7 दिन की यात्रा है। हु नोज, अब कुछ कह ही नहीं सकते। अभी कोई प्रोग्राम तो है ही नहीं ऐसे कि लोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये वेट एंड वॉच है। जी, जी। तिलक सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर और बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच ओंकार जी। मेंशन नमस्ते। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके।